हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने एक ऐसी योजना को मंजूरी दे दी है जिसका इंतजार कई महीनों से देश कर रहा था। इंतजार इसलिए कर रहा था क्योंकि इस बार के बजट में उसकी घोषणा हो चुकी थी। यह घोषणा थी किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए। खेती में जो उत्पादन कम हो पा रहा है वो और ज्यादा हो सके। सीधी सी बात है कि भारत अगर कृषि प्रधान देश है तो उससे उम्मीदें भी कृषि के लिए ज्यादा होनी ही चाहिए। और जब यह संभावना दिखाई देती है कि जमीन है, खेती हो सकती है, तो हम और ज्यादा कैसे बढ़ाएं उसकी संभावनाओं पर बात होनी चाहिए। और जब संभावनाएं दिखाई देती हैं तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, उपाय क्या अपनाए जा सकते हैं, उसका एक तरीका होना चाहिए। उसी तरीके के लिए एक योजना आई, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। यानी कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है, यानी कि केंद्र सरकार की है और कृषि से संबंधित योजना है और उत्पादन को बढ़ाने से है। अब बात आती है इस योजना की पहली बार घोषणा कब हुई थी, तो वही 1 फरवरी 2025 को, जिस दौरान बजट आया था। और इसमें कहा गया था कि देश के लगभग 100 ऐसे जिलों को, यानी कि देश के 100 ऐसे जिलों को चुना जाएगा जहां हम चाहते हैं कि कृषि के उत्पादन जो अभी कम हो रहा है वो और ज्यादा बढ़े। और कई कारण भी हैं, लगभग 3 ऐसे कारण हैं और 3 ऐसे मापदंड भी हैं जिन आधार पर यह पूरी योजना काम करने वाली है। यानी कि किसी जिले को किस आधार पर तय किया जाएगा उसके भी कुछ पॉइंट हैं और किस वजह से ये शुरू किया जा रहा है उसके भी पॉइंट हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिले पीछे रह गए हैं उत्पादन में, अब पीछे रह गए हैं कि पीछे कई कारण हो सकते हैं। उत्पादन यानी कि एक तो या तो वैसी व्यवस्था नहीं है कि बेहतर तरीके से हम कृषि करवा पा रहे हैं वहां पे, या तो कृषक उतना ऋण उपलब्ध नहीं अपने लिए करा पा रहा है कि ऋण लेकर अच्छे से कृषि कर पाए, या फिर कुछ और समस्या है। अब चलिए यहां पे बात आती है अगली कि योजना की जो जरूरत थी कि क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाया जाए, फसल तीव्रता को बढ़ाया जाए। का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपका उत्पादन कम हो रहा है उस तरह से भी हो सकता है कि कोई रबी की फसल को बो रहा हो, खरीफ की नहीं बो रहा है। जायद नहीं बो रहा है। साल में एक कृषि क्षेत्र से, यानी कि एक खेत से कितनी बार वहां पे खेती हो सकती है, ये अगर ज्यादा से ज्यादा बार हो रही है, रबी भी हो गया, खरीफ भी हो गया, जायद भी हो गया, तो इसका मतलब है कि उस किसान को ज्यादा फायदा मिल रहा है, उसका उत्पादन ज्यादा हो गया। एक बार ही अगर साल में वह कृषि कर रहा है, भले बहुत ज्यादा उत्पादन ले रहा है, लेकिन अगर 3 बार करता तो और ज्यादा होता। सीधी सी बात है। तो इसी को कहते हैं फसल तीव्रता, जिसको बढ़ाने की बात है। और दूसरा, कृषि का जो ऋण है वो सुविधा सब तक नहीं पहुंच पा रही है, वो बढ़ जाए। उसके बाद अगली आती है बात कि किन जिलों में को शामिल किया गया है। तो पहले मैंने बता ही दिया था जहां पे उत्पादन कम है और मध्यम फसल तीव्रता है, यानी कि उत्पादन तो कम हो ही रहा है, दूसरा ये कि फसल तीव्रता यानी कि एक बार एक ही सीजन में कृषि हुई, वही रबी, खरीफ और जायद वाली बात। औसत से कम क्रेडिट है, यानी कि उतना ऋण नहीं मिल पा रहा है या तो हर किसी को में नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियां अगर आती हैं तो उनके लिए इस योजना में जरूर कुछ होगा कि उनको ऋण भी मिल सके। उसके बाद अगली बात आती है कि इसमें लागत कितनी होगी। 24,000 करोड़ हर साल होगी और ये कब तक चलेगा, 2025 से शुरू हुआ है और 2030-31 तक चलने वाला है। तो 2030-31 तक में 6 साल हो जाएंगे और हर साल जब 24,000 करोड़ चलेगा तो एक समय आएगा कि 1,44,000 करोड़ अनुमानित खर्च माना जा रहा है कि हो जाएगा। अब लागू कैसे होगी, लागू करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी और समिति भी 3 स्तर पर होगी। और बात की जाए मुख्य जो सबसे बड़ी समिति होगी 3 स्तर पे, उसमें सबसे प्रमुख यानी कि अध्यक्ष के रूप में कौन होगा, जिलाधिकारी होगा, जिसको हम कलेक्टर बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं। बाकी सदस्यों में कौन होगा, कुछ उस जगह के प्रमुख किसान होंगे, कुछ वहां पे कृषि अधिकारी होंगे और इसके अलावा कृषि से संबंधित कुछ विशेषज्ञों को लिया जाएगा। उससे लिए क्या किया जाएगा, जो कृषि विद्यालय है, जैसे मान लीजिए कृषि महाविद्यालय, कृषि कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उस जिले में, तो वहां के जो बहुत ही स्पेशलिस्ट हैं उत्पादन बढ़ाने को लेकर, जिनके पास जानकारी है या कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उनको इस समिति में शामिल किया जाएगा जो सदस्य के रूप में रहेंगे, लेकिन अध्यक्ष जिलाधिकारी रहेगा। अब ये तो हो गई डिस्ट्रिक्ट धन धान्य समिति। इसके बाद राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर भी रहेगा। तो हम देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर तो जिलाधिकारी नहीं रहेगा, लेकिन जिले के स्तर पर चूंकि 100 जिले चुने जाने, तो 100 समितियां ऐसी बनेंगी और हर समिति का अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा। अब यहां पे एक महत्वपूर्ण बात आती है कि डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज प्लान, यानी कि जिला कृषि और सहायक गतिविधि एक योजना, इस धन धान्य योजना के लिए हर जिले की अपनी कुछ अलग गतिविधियां हो सकती हैं, यानी कि आवश्यकताएं हर जिले की अलग हैं। अगर हमने देखा कहीं पे हमें फसल तीव्रता बढ़ानी है तो वहां की आवश्यकता अलग है, कहीं पे हमें यह देखना है कि हमें
उत्पादन बढ़ाना है उसका अलग है, ऋण की आवश्यकता की पूर्ति करनी है उसका अलग है। तो इन तीनों ही पैमानों में आवश्यकता हर जिले की तो अपनी अलग होगी, तो वो योजना हर जिले की अलग होगी और उसी योजना के हिसाब से वहां की समिति काम करेगी। अब यह भी तय किया गया है कि हर राज्य में कम से कम एक जिला जरूर शामिल किया जाए। 28 राज्य हैं तो एक जिला एटलीस्ट शामिल किया जाए हर राज्य से, और सीधी सी बात है कुछ राज्यों में ज्यादा जिले शामिल होंगे। ये पूरा का पूरा आप देखें तो कुछ वैसा ही है जैसे कि एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम आया था। आकांक्षी जिला योजना में क्या था कि देश के कुछ जिलों को चुना गया जो कि बहुत सारे पैमाने में इंफ्रा को लेके, शिक्षा को लेके, पढ़ाई को लेके, रोजगार को लेके कई मामलों में पीछे थे बाकी जिलों से, तो उनको भी और बेहतर स्थिति में लाया जाए उसके लिए शुरू किया गया था आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये क्या है, जहां पे कृषि से संबंधित चुनौतियां हैं उनमें अगर इन्हें बेहतर बनाना है तो उनको चुना गया और इनकी संख्या कितनी की 100। तो अब यहां पे बात आती है कि किन योजनाओं का इसमें समावेशन होगा। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो इस योजना में शामिल की जा रही हैं और लगभग ऐसी 11 विभागों की 36 योजनाएं हैं। तो हम देखें तो 11 मंत्रालय हैं और 36 योजनाएं हैं, मंत्रालय हैं। और 36 में जो कुछ प्रमुख योजनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। देखिए सीधी सी बात है, योजनाओं को एक साथ क्रियान्वित किया जाएगा, एक ही छत के नीचे लाया जाएगा या कहीं हम एक ही छाते के नीचे लाके जब देखा जाएगा कि कौन सी योजना से क्या लाभ है और सम्मिलित इनको मिलाकर के इस योजना का हम क्रियान्वयन करेंगे तो क्या क्या लाभ हो सकता है या कितना क्रियान्वयन किस योजना करने की जरूरत है वो देखा जाएगा। और ये मैंने कहा हर समिति अपना अलग अलग तय करेगी, अलग अलग स्तर पर, अलग अलग आवश्यकताओं के आधार पर। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना उत्पादन बढ़ाने में, खाद्य सुरक्षा मिशन इसमें शामिल किया जाएगा, फसल बीमा योजना, कृषि बागवानी मिशन, पशुपालन मत्स्य पालन योजना, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, आत्म योजना, ये सारी, और इसके अलावा अन्य कई भी हैं। यानी कि प्रशिक्षण हो, चाहे ऋण की उपलब्धता करानी हो, चाहे उत्पादन बढ़ाना हो, चाहे सिंचाई की व्यवस्था करनी हो, बहुत सारी योजनाएं जो पहले चल रही थी उन सबको इसमें शामिल किया गया है। अब बात आती है इस योजना के उद्देश्य। देखिए हमें उद्देश्य तो पता है कि क्या है, अंतिम रूप से वही जो 3 कारण थे वही हमारे उद्देश्य को लेकर आ जाते हैं, लेकिन उसको फिर भी बढ़ाना हो अलग से, अगर आपको कहीं पे आंसर में लिखना हो या आपके पास सवाल आते हैं तो आपको आइडिया रहे कि कृषि उत्पादन पहला, फसल विविधीकरण, सीधी सी बात है हम फसल की तीव्रता बढ़ा रहे हैं, यानी कि हम अलग अलग सीजन में जो होता है उत्पादन उसको उपयोग में लाएंगे, यानी कि हम अलग अलग सीजन के फसल को उगा रहे हैं। उसके बाद भंडारण की सुविधाओं का भी विस्तार करेंगे। सीधी सी बात है कि जब उत्पादन हम किसी जिले में बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो वहां पे वो उत्पादन जब बढ़ेगा तो उसके लिए भी तो हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसके बाद सिंचाई की सुविधा सीधी सी बात है इन्वॉल्व है और कृषि को लेकर के बेहतर पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। अब इसका लाभ भी अगर हम देखें, अगर ये पूछ लिया जाए इससे लाभ क्या होगा, जिस कारण से हमने शुरू किया, जो हमारे लक्ष्य है उसी से ही हमारे जो लाभ हैं अंतिम रूप से दूरगामी परिणाम जो लाभ के रूप में दिखाई देंगे। जैसे कि ये पर 6 साल तक चलती रहेगी ये व्यवस्था, तो उसका असर क्या देखने को मिलेगा कि हम देखेंगे किसानों की आय में वृद्धि हो गई क्योंकि उत्पादन बढ़ गया और कृषि क्षेत्र में लोग निवेश करना शुरू कर देंगे। कृषि क्षेत्र में निवेश इसलिए करेंगे क्योंकि उन्हें ये फायदा दिलाना शुरू कर देगा। और इन्हीं जिलों में जहां पे ये और ज्यादा बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है, जहां पे लोग अभी उतना उत्साहित नहीं होते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि अभी वहां पे उत्पादन तो ज्यादा हो नहीं रहा, पर होगा तो फायदा मिलेगा ही। फिर रोजगार सृजन भी होंगे। सीधी सी बात है, बहुत बड़े बड़े अगर खेतों में जब कृषि बढ़ाई जाएगी तो वहां पे जिसके खेत हैं सिर्फ वही खेती नहीं कर रहा है, जिसके पास खेत नहीं है वो भी तो कहीं पे किसी के लिए काम करेगा। और प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग को लेकर हम बात करें, जैसे कि आलू है चिप्स बनेगा, और भी चीजें हैं, टमाटर है उसका अचार बन सकता है। तो अगर उत्पादन कहीं बढ़ता है तो उसको प्रोसेसिंग है यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में लाकर देखें सेकेंडरी सेक्टर में, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उस प्राइमरी सेक्टर से जो उत्पादन आया है उसका उपयोग किया जाएगा। जैसे आलू हो गया, टमाटर हो गया, अन्य कई उत्पादन हो गया, उनका कुछ ना कुछ तो बनता है फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, तो वो वैल्यू एडिशन कराएगा। यानी कि वही आलू, जैसे आलू से अच्छा एग्जांपल क्या होगा कि मान लीजिए 10 रुपए 20 रुपए किलो है, अब एक चिप्स का पैकेट सिर्फ आधे आलू से बन जाता है। 10-20 रुपए वाला जो चिप्स आता है वो आधे आलू में, इतने बड़े आलू से बन, तो इसका मतलब वैल्यू एडिशन इसको क्या बोले हमने जब प्रोसेसिंग कर दी, तो प्रोसेसिंग के लिए भी हमें व्यवस्था और दुरुस्त करनी होगी। हमारा उत्पादन बढ़ता है तभी किसानों को भी अपना लाभ कमाने के लिए कोई क्रेता सामने दिखाई देगा, और जो क्रेता होगा वो वैल्यू एडिशन करके अपना अलग लाभ कमाएगा, तभी इन्वेस्टमेंट हर तरफ देखने को मिलेगा, हर स्तर पे। फिर उसके बाद अंतिम रूप से देखा जाए तो हमारा लक्ष्य क्या है कि हम अगर इस प्रकार से जो जिले पीछे हैं
उन्हें भी आगे लेके आ जाएंगे। तो जिस दिशा में ये देश जाना चाहता है, जिस दिशा में जाने के लिए हमारी पूरी तैयारी हो रही है, वो है आत्मनिर्भर भारत। यानी कि अधिकतम से अधिकतम मामलों में, मैं संपूर्ण नहीं कहूंगा, लेकिन अधिकतम से अधिकतम मामलों में हम अपने आप पर ही निर्भर रहें और अपने ही आप से, अपने माध्यम से ही अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। वो प्रयास, चाहे वो आज की डेट में हम देखें तो डिफेंस हो, चाहे वो फिर कृषि ही क्यों ना हो। तो चलिए, ये सेशन यहीं तक था। अब एक सवाल है इस पूरे सेशन से, उसको देख लीजिएगा कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सही कौन से, ये बताना है। पहला देखिए, योजना कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। दूसरा, इस योजना के अंतर्गत चयनित जिले कृषि निर्यात में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों से लिए जाएंगे। अब नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अब यहां पे आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी भी है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपके सामने है 2026 का एग्जाम आपके टारगेट में, और तैयारी आपकी चल रही है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी अब इस तरह से हो कि एक मास्टर प्लान के साथ हो, एक ऐसा मास्टर प्लान जो ये डिसाइड करवा सके कि आपको अगले 10 महीनों में क्या करना है, अगले 10 महीनों में प्रीलिम्स के लिए क्या मेहनत करनी है, कितनी करनी है, कब करनी है, मेंस के लिए कहां करनी है, कितनी कब करनी है, कब करनी है, और इंटेंसिव तरीके से प्रीलिम्स के लिए कब करनी है, और साथ साथ में इंटरव्यू की भी आपकी अपनी एक तैयारी स्टेप बाय स्टेप समय समय पर होती रहे। उसके लिए ये पूरा का पूरा प्रोग्राम है, नाम है दृष्टि मेंटरशिप प्रोग्राम फाउंडेशन 2026। तो ना सिर्फ 2026 की यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू, तीनों के लिए ही ये फाउंडेशन प्रोग्राम है, जो अगले 10 महीनों के लिए इंटेंसिव रूप से शुरू हो चलेगा। और उसके बाद कुछ अन्य प्रोग्राम का भी फायदा भविष्य में मिलेगा जिन लोगों का प्रीलिम्स में सिलेक्शन होगा, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पे मुख्य बात यह है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है, और मोड है ऑफलाइन और ऑनलाइन। यानी कि जो विद्यार्थी इस दृष्टि मेंटरशिप फाउंडेशन प्रोग्राम फाउंडेशन 2026 का लाभ लेना चाहते हैं ऑफलाइन सेंटर के माध्यम से, तो दृष्टि के जितने भी सेंटर हैं, इंदौर है, जयपुर है, प्रयागराज है, लखनऊ है, करोल बाग है और नोएडा सेंटर है, सब में यह फाउंडेशन प्रोग्राम मिलेगा उन्हें मेंटरशिप का। उसके अलावा अगर आप ऑनलाइन चाहते हैं तो उसके लिए दृष्टि लर्निंग ऐप में भी आपको यह प्रोग्राम मिल जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। अब ऑनलाइन में क्या होगा, जो लाइब्रेरी की सुविधा ऑफलाइन में मिलती है बस वो नहीं मिलेगी, और कुछ चीजें जैसे कि 1-to-1 मेंटरिंग है, वो 1-to-1 आमने सामने हो जाता है। ऑनलाइन में क्या होगा, आप ऑनलाइन वर्चुअली मिल सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे, वहां भी आपकी मेंटरिंग होगी। तो यानी कि ऐसा नहीं कि आपको वहां पे सवालों के जवाब आपके नहीं मिलेंगे, आपके डाउट सॉल्व नहीं होंगे। अब यहां पे बात आती है, फिर भी आपके मन में कोई सवाल है, आप शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुछ जिज्ञासा है, तो आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 8750187501 पर। तो यहां से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए क्या करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।